हम बात कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हवाले से। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली बेटा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो मैं थोड़ा सा अगर आपको याद दिला दूं तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस था। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कौन सा होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वो होता है जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है। ये आपको जो मैंने लास्ट टाइम प्रोसेस पढ़ाया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये सारी बात उसकी है। मैं याद दिलाने के लिए आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये वाला प्रोसेस था पूरा, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये आपको पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में। अब आज की क्लास में या आज से लेकर आगे तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के लिए नहीं होता बेटा, ये बेसिकली होता है वोल्टेक या फिर गैल्वानिक सेल के लिए। वोल्टेक या गैल्वानिक सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है और नतीजतन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है और नतीजतन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ऐसा किस में हो रहा होता है? ऐसा वोल्टेक या गैल्वानिक सेल में हो रहा होता है। और ये होता किस वजह से? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से होता है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब देखिए, अब वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? देखो बेटा, अब मैं वोल्टेक सेल कैसे बनाते हैं उसको बताने जा रहा हूं। जैसे पिछला सेल था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें एक बीकर था, उसी में दोनों इलेक्ट्रोड लगे थे, इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ था और आप करंट वरंट पास कर रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। ठीक। वोल्टेक या गैल्वानिक सेल में एक बीकर में एक इलेक्ट्रोड लगा होता है और दूसरे बीकर में दूसरा इलेक्ट्रोड लगा होता है। दो अलग अलग बीकर्स होते हैं और दोनों बीकर्स में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ना बेटा, वो भी अलग अलग होता है। दोनों बीकर में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो भी अलग अलग होता है। अब इस वजह से क्या होता है, जो जैसे मिसाल के तौर पर ये जो इलेक्ट्रोड है ये है आयरन का, इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है आयरन सल्फेट का, Fe+2 और सल्फेट नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोड है कॉपर का, यहां जो सॉल्ट होता है वो होता है Copper+2 एंड फॉर एग्जाम्पल सल्फेट। ठीक। अब यहां पर इस मेटल के पीस में जो कि न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, और इस सॉल्यूशन में आयरन के आइंस पर जिन पर चार्ज मौजूद है +2 का, याद रखना इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। क्योंकि देखो Fe0 और Fe+2 दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से बहुत अलहदा होंगी। ये आप भी मानते हो कि आप किसी भी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हो। तो जब उन एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो एटम एनर्जी गेन करता है ना भाई। जब वो एटम एनर्जी गेन कर रहा है, जब वो एटम एनर्जी गेन कर रहा है ये तो फिर वो अलग एनर्जी स्टेट पर होगा और प्रीवियसली अलग एनर्जी स्टेट पर होगा ना। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन मेटल, यानी कि मेटल आइन, मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन उस मेटल का, यानी कि FeSO4 वगैरह, उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये किस बात की मेजर है या ये किस बात की सलाहियत है? इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की सलाहियत पता चल जाती है इससे। अब आज की क्लास में मैं तुम्हें सलाहियत तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आज की क्लास में मैं तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जरूर समझा दूंगा। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई है? जी सर। जी सर।
अच्छा जी, अब ये हो गया भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम प्रॉपरली प्रोसेस पर चलते हैं। अच्छा, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब थोड़ा सा और ब्रॉडर सेंस में अगर बात करूं, आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है। एक मिनट दीजिएगा बेटा। आप लोगों ने बेटा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है, और पोटेंशियल, आवाज आ रही है बेटा? जी सर, अब जी ज्यादा सर, आ क्लियर रही है। अब सही आ रही है? जी, अब सही आ रही। तो पहले सही नहीं आ रही थी क्या? नहीं, पहले भी आ रही थी लेकिन इतनी ज्यादा क्लियर नहीं आ रही। ओके। अच्छा, अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के मूवमेंट से एसोसिएटेड होती है, आप लोगों ने ये पढ़ा है, मतलब पोजीशन से एसोसिएटेड होती है, सॉरी। अब मिसाल के तौर पे एक 4 मंजिला इमारत है, बंदा जो है वो सेकंड फ्लोर पे खड़ा है, और एक बंदा चौथे फ्लोर पे खड़ा है, सही? एक बंदा दूसरे फ्लोर पे, एक बंदा चौथे फ्लोर पे। अच्छा, दोनों की बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। अगर दोनों के पैरों तले जमीन हटा दी जाए, क्या होगा? दोनों नीचे गिरेंगे। जी सर, गिरेंगे। अच्छा, क्या लगता है चोट ज्यादा किसको लगेगी? चौथे फ्लोर वाले को। चौथे वाले को, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, ज्यादा ऊंचाई पर है ना। समझ गए? अब यही इलेक्ट्रॉन में भी है बेटा। देखो, हमें अब यहां तो हमने हाइट से याद कर लिया, चलो समझ में आता है। यहां हम हाइट से याद नहीं करते, यहाँ पे हम एटम्स की प्रॉपर्टीज और बहुत सारी चीज, फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। तो ये ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स मिल मिलाकर यहाँ पर एक किरदार अदा करते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, उसका करंट ज्यादा पास होता है, जिसका कम होता है उसका कम पास होता है। सिंपल, आसान हो गया बेटा। जी सर। सही है, ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हर एलिमेंट की वैल्यू अलग होती है, हम निकालते कैसे हैं? आ जाओ, अब उसको सीखते हैं। हम निकालते हैं बाय मींस ऑफ शी। अब यहां पे देखो, मैंने सेटअप लगाया, 2 अलग अलग बीकर्स हैं, दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है। एक में मैंने जिंक सल्फेट रखा है। अच्छा, जिंक सल्फेट जहां होगा वहां पे जिंक पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव आइंस होंगे। एक में मैंने H2SO4 रखा है, और जहां पर H2SO4 होगा वहां पर H पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव आइंस होंगे। अच्छा, जिंक वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मैंने जो इलेक्ट्रोड लगाया वो जिंक का बना हुआ था, जिंक मेटल का। और H2SO4 वाले में जो मैंने इलेक्ट्रोड लगाया वो मैंने शी लगाया है। शी क्या होता है? शी कहलाता है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो, हमें हर एलिमेंट के ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि ये हमने कोई कैलकुलेट की हो या कुछ भी, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज नहीं है। हमने पहले एक वैल्यू सेट की, ये आर्बिट्री वैल्यू कहलाती है, यानी कि एक के हिसाब से हम दूसरे को मालूम करते हैं। एक को हम सेट कर देते हैं अपनी मर्जी से, कोई एक वैल्यू दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को वैल्यू दी हुई है, हमने माना हुआ है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 0 वोल्ट्स। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं भाई, अब दो बातें हो सकती हैं, या तो किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होगा या किसी का कम होगा। जिसका ज्यादा होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी, और जिसका कम होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। क्या ख्याल है बेटा? जी सर, ऐसे ही होगा। तो बस यही बात है। इसी बुनियाद पर करंट कैसे फ्लो करेगा, सारी कहानी इसी बुनियाद पर की हुई है। कल समझाऊंगा, अभी इनिशियल बात समझ रहे हैं, ठीक है? अब हमने सारा प्रोसेस अरेंज किया। अच्छा, दोनों बीकर्स को जोड़ने के लिए हमने बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, इसका फंक्शन आखिर में बताऊंगा। सारा सेटअप अरेंज करने के बाद दोनों इलेक्ट्रोड को ले जाकर एक दूसरे से जोड़ दिया, और इन दोनों को बीच में एक मैंने वोल्ट मीटर से जोड़ा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है बेटा? वोल्ट मीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, करंट को मालूम करना, वोल्टेज को मालूम करना। ये वोल्ट मीटर का काम होता है। समझ गए बेटा? जी सर। ठीक। जी अब जब सर। सारा सेटअप अरेंज हो गया, तो सारा सेटअप अरेंज होने के बाद बेटा अब क्या करते हैं? सारा, अब आपको कुछ नहीं करना। अब ये सेटअप अरेंज होने के बाद जो इलेक्ट्रोड में जिंक का एटम है ना, उस जिंक के एटम को वो मजबूर करता है कि वो सॉल्यूशन में जाए। मतलब इलेक्ट्रोड वाला एटम इलेक्ट्रोड से निकलकर सॉल्यूशन में आ जाए, ये मजबूरी क्रिएट की जाती है इस सिस्टम की मदद से। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रोड में जो जिंक है बेचारा वो सॉलिड है,
और सॉल्यूशन में जो है वो आयन है। सही है। अब अगर एटम को, इलेक्ट्रोड के एटम को सॉल्यूशन में आना है, सही है, इलेक्ट्रोड के एटम को सॉल्यूशन में आना है, तो उसे सॉल्यूशन में जैसा आयन मौजूद है वैसा बनकर आना पड़ेगा। यानी कि यहां पर ये जिंक न्यूट्रल एटम है, ये जिंक न्यूट्रल की सूरत में नहीं आ सकता, क्योंकि सॉल्यूशन में तो जिंक के पॉजिटिव आयन्स है ना, तो इस एटम को भी पॉजिटिव बनकर आना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनने के लिए क्या करेगा, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और आयन बनकर यानी लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन में आ जाएगा। बात समझ में आ गई ये वाली? जी सर। जी सर। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करके पहुंचेंगे कहां पर, शी पर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, फ्लो ऑफ करंट, मेरी बात हमेशा याद रखना, नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। करंट प्रोड्यूस हो गया बेटा? अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है यहां से यहां तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना? जी सर। यही करंट होता है। अच्छा, जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जो वोल्ट मीटर का मीटर की निडल है ये भी यहां से मूव करके यहां की तरफ आ जाएगी, बताएगी कि हाँ भाई करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या ख्याल है? जी सर। अच्छा, अब ये हो गया पूरा प्रोसेस। अब यहां आओ, यहां पर आ गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो भागेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। हाइड्रोजन उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, हाइड्रोजन पॉजिटिव उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा, H2 गैस बन के निकल जाएगा। उसको जाने दो। अच्छा, इस मीटर ने एक रीडिंग शो की, इस मीटर ने रीडिंग शो करी 0.76 वोल्ट्स, इस मीटर ने रीडिंग शो कर दी। अब देखो ये जो 0.76 वोल्ट रीडिंग आ रही है ये किसकी आ रही है, ये जिंक की आ रही है ना। क्यों? क्यों? हाइड्रोजन की तो 0 कंसीडर की हुई आपने, तो हाइड्रोजन की तो कोई वैल्यू ही नहीं आती। समझ गए बात बेटा? जी सर। अब वापस आ जाते हैं जरा कुछ कैलकुलेशंस की जानिब। देखिए, अब जरा यहां पर बात समझें। देखिए, जिंक ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसलिए हमने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन। ये बात समझ गए? जी सर। जी सर। कितनी वैल्यू है? 0.76। सही है। अच्छा, हाइड्रोजन ने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन क्या है? 0, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब ओवरऑल जो प्रोसेस का E0 आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0.76 माइनस का ये आ रहा है प्रोसेस का E0। अच्छा सर, 0 माइनस कैसे हुआ सर? तो प्लस था। बेटा देखो, एक तरीका है, मेरी बात याद रखना। हम जब भी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को लिखते हैं ना, तो वो हम इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं लिखते। अच्छा, निकालने को वैल्यू ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसमें चाहो निकाल लो, लेकिन लिखते या बताते रिडक्शन में। और इसमें कोई फर्क नहीं होता भाई, अगर रिडक्शन की वैल्यू 0.76 पॉजिटिव वोल्ट में आई है ना, तो माइनस 0.76 इसकी रिडक्शन की वैल्यू होगी। अगर किसी की फॉर एग्जांपल वैल्यू 0.33 आई है पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन की, तो उसकी रिडक्शन की वैल्यू 0.33 नेगेटिव में हो जाएगी। अगर किसी की ऑक्सीडेशन की वैल्यू नेगेटिव में 0.40 आई है, तो उसकी रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव में 0.40 हो जाएगी, यानी उल्टा होगा। समझ गए? जी सर। जी सर। अच्छा, अब सर ये 0.76 पॉजिटिव और 0.76 नेगेटिव, ये जो 2 वैल्यूज हैं ये हमें क्या पता चलती है? ये तो हमें ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है सर। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा एक बात याद रखना, जिसके साथ माइनस लगा है ना, चाहे वो ऑक्सीडेशन में लगाओ या रिडक्शन में लगाओ, वो मुश्किल है। जिसके साथ प्लस लगा है वो आसान है। यानी कि अगर मैं जिंक की बात आऊं, जिंक की बोलूं कि भाई जिंक के 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, एक है 0.76 और एक है माइनस 0.76। अच्छा, माइनस 0.76 रिडक्शन है और 0.76 ऑक्सीडेशन है। अब बताइए जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करने में ज्यादा खुशी महसूस करेगा या गेन करने में? तो आपका जवाब होगा सर इलेक्ट्रॉन लॉस करने में, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है ना वो एटम करना चाहता है। समझ गए?
तो सर हम जी, इसको सर। मतलब हमेशा माइनस में लिखेंगे? हाँ, हम लिखते माइनस में है, मतलब हम इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन बताते हैं, लेकिन जो रिडक्शन की वैल्यू है वही ऑक्सीडेशन की है, साइन रिवर्स कर दो बस, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है भाई, समझ गए? ओके कोई सवाल, कोई ओके। कंफ्यूजन? नो सर। चलें, बाकी बात फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कल क्लास 4 बजे, ठीक है?